हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दोलन अर्थात ऑसिलेशंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज हम इस अध्याय में इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसका नाम है उसके बारे में समझेंगे, दोलन गति, और उसी के साथ एक और तरीके की गति होती है आवर्ती गति, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोलन और आवर्ती गति, दोलन यानी ऑसिलेशंस और आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, उनको ध्यान दे में लाते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने सीखा हुआ है कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। याद नहीं आया होगा आपको तो वीडियो पॉज़ कीजिए और याद कीजिए कि किसे कहते हैं। फिर हमने एक समान वर्तुल गति यानी वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति जहाँ पे हम सौर परिवार में जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सन के चारों तरफ किस तरीके की कक्षीय गति करते हैं, उसके बारे में सीखा हुआ है। फिर अब मैं थोड़ा-सा आपको अगर कहूँ कि आप इस गति के बारे में सोचिए कि जैसे बचपन में पालने में कोई बच्चा झूलता है, झूले में झूलता है ना, इस तरीके से गति करता है या इस तरीके से गति करता है, और या आप किसी झूले में बैठे हो तो आप ऐसे गति कर रहे हो, और या आप दीवार घड़ी के लोलक की गति, जैसे पेंडुलम ऐसे गति करता है, जो लोलक यानी कि उसका पेंडुलम इस तरीके से गति करता है, तो उसके बारे में सोचें। इन सारी गतियों में कुछ ना कुछ आपको फ़र्क दिखाई देता होगा। इस आधार पे मैं ये कह रही हूँ क्योंकि उनकी डेफिनिशन वाइज़ तो आपको ज़रूर दिखता है। लेकिन इस आधार में कि कोई चीज़ अपने आप को बार-बार दोहरा रही है कि नहीं दोहरा रही है। जैसे इस लोलक की गति में या झूले झूलने की गति में या ऐसे झूल रहा है झूला, तो वहाँ पे जो गति होती है वो अपने आप को बार-बार दोहराती है। वही गति बार-बार हो रही है। जैसे पेंडुलम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, फिर वो यहीं पर आता है, फिर वो यहीं से इधर की तरफ जाता है। झूला भी यहीं से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर ऐसे-ऐसे करके। यहाँ पे देखिए एक समान वर्तुल गति सौर परिवार में ग्रहों की गति, पृथ्वी यहाँ से अगर घूमना स्टार्ट कर रही है तो वो यहीं पर 1 साल बाद यहीं पर आ जा रही है सूर्य के चारों तरफ, फिर घूमना है, तो ये भी दोहरा रही है। क्या सरल रेखीय गति या प्रक्षेप्य गति अपने आप को बार-बार दोहराते हैं? तो नहीं दोहराते, क्योंकि अगर आपको याद होगा सरल रेखीय गति यानी कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, वन डायमेंशनल मोशन। प्रक्षेप्य गति आपने किसी वस्तु को थीटा कोण से फेंका है, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो ये गतियाँ अपने आप को दोहराती नहीं हैं। तो इसका मतलब जो नहीं दोहराती हैं उनको क्या कहते हैं? अनावर्ती गति, ठीक है? और जो दोहराती हैं उसको कहते हैं हम आवर्ती गति। तो ये एक आवर्ती गति का एग्ज़ाम्पल है और ये भी आवर्ती गति के एग्ज़ाम्पल है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे दोनों गतियों में, इस वाली गति में यानी कि इस वाले एग्ज़ाम्पल में, इस वाले एग्ज़ाम्पल में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी कि वो चीज़ बार-बार अपने आप को दोहरा रही है। पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ हम समझ गए। इसके बाद हम थोड़ा-सा आवर्ती गति के पीरियोडिक मोशन के एग्ज़ाम्पल्स को समझते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये आपको बता रहा है कि अगर कोई कीट है, वो रैंप पर चढ़ रहा है, यानी कि कोई रैंप बना रखा है, उसपे वो ऐसे करके चढ़ रहा है। तो वो किस तरीके से अपनी गति को देखेगा, मतलब उसकी गति किस तरीके से दिखेगी हमें, ये टाइम t के साथ हम देख रहे हैं कि उसका विस्थापन, उसकी दूरी कैसी है। तो ये टाइम है, ये उसका विस्थापन है। तो मान लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ यहाँ पे तो वो 0 पे था, यहाँ पे वो यहाँ पे चढ़ गया। फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ पे चढ़ गया, फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे वो नीचे उतर आया और फिर वो पूरा ही नीचे उतर आया। तो इसको अगर मैं जोड़ूँ तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। फिर मुझे और दिखता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ, तो मैंने इनको भी जोड़ दिया। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि एक तरीके की ही गति हो रही है, जैसे ये वाली गति हो रही है, फिर यही वाली गति हो रही है। तो एक ही तरीके की गति हो रही है, वो अपने आप को बार-बार दोहरा रही है, अपनी पुनरावृत्ति कर रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके की गति को हम कहते हैं आवर्ती गति, जहाँ पर वो गति अपने आप को बार-बार दोहरा रही होगी। इसी तरीके के एग्ज़ाम्पल को और समझते हैं, सेकंड वाला एग्ज़ाम्पल जो है कि एक सीढ़ी है, उस पर चढ़ता-उतरता हुआ बालक। तो ये ख़ैर कैसे चढ़ रहा है, t और x के ही सापेक्ष हमने ग्राफ को दिखाया है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में ऐसा दिखाया गया है कि कुछ समय तक वो नहीं चला। ये t है, तो यहाँ तक वो नहीं चला। फिर उसके बाद वो सीढ़ी पर चढ़ गया और फिर कुछ टाइम के लिए वहीं पर रहा, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे भी वहीं रहा, यहीं पर। लेकिन उसके बाद वो नीचे उतर आया, ठीक है। फिर पर्टिकुलर टाइम पे वो कुछ नहीं चला, फिर इतने टाइम के बाद वो ऊपर चढ़ गया और फिर वहीं पर रहा और फिर नीचे उतर आया। इस गति को भी वो बार-बार दोहरा रहा है, सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पे देखिए, सेम चीज़ हो रही है। इस गति को भी हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति, जो आप अपने आप को बार-बार दोहरा रही है। इसी तरीके से जो थर्ड वाला एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे गेंद की गति हो रही है। आपने देखा होगा जब आप किसी गेंद को आपके हाथ में है, फिर आप उसे नीचे ज़मीन पे मारते हैं तो फिर वो उछल के वापस ऊपर उठ जाती है, आप उसे पकड़ सकते हैं। उसी तरीके का एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि किसी टी टाइम पर वो, अगर ये जो एक्स है, इस बार ये हाइट है कि बॉल कहाँ पे थी, तो आपके हाथ में थी, आपने इसे मारा ज़मीन पे, तो ज़मीन से टकराई, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ आई, तो वो ये गति है।
इस तरीके से नीचे की तरफ। इसको थोड़ा-सा बड़ा करके हम समझने की कोशिश करते हैं। अ, 1 मिनट, यहाँ पे हम इस तरीके से समझते हैं इसे कि यहाँ से ऐसे फेंका गया होगा, यानी कि आपने नीचे की तरफ फेंका, तो इस तरीके से गति हो गई। फिर कुछ टाइम बाद वो ऊपर आ गई, मतलब ऊपर आई, आपने पकड़ लिया, यानी कि आपके हाथ में ऐसे आ गई। आपने हाथ थोड़ा आगे ले लिया और फिर वहाँ पे पकड़ लिया। उसके बाद फिर आपने फेंका, यानी कि वो फिर नीचे चली गई। फिर आपने पकड़ लिया यहाँ पे, तो ये ऊपर की तरफ आ गई। तो वो बार-बार उसी गति को दोहरा रही है, हर एक टी टाइम बाद उस गति को दोहरा रही है। यानी हर एक टाइम बाद वो उस गति को दोहरा रही है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि ये भी एक आवर्ती गति का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि बार-बार एक जो गति है वो अपने आप को बार-बार दोहरा रही है। मतलब जो वस्तु है वो अपने आप को उसकी अपनी गति को बार-बार दोहरा रही है। यहाँ पे 2 चीज़ें, ये समीकरण मैंने लिख दी है। तो इसका क्या है चीज़, तो ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब नीचे की तरफ वो गति कर रही है, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण काम करता है पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो ये प्लस ले लिया हमने। कौन-सी समीकरण है? गति की द्वितीय समीकरण, और यहाँ पे हमने माइनस में ले लिया। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ये तीनों एग्ज़ाम्पल्स किस तरीके से आवर्ती गति को बता रहे हैं। यानी कि क्योंकि इनमें एक पीरियोडिसिटी हो रही है, क्योंकि बार-बार एक चीज़ हो रही है जो अपने आप को दोहरा रही है। मतलब अब वो हम समझेंगे अगली कुछ वीडियोज़ में कि क्या चीज़ें हैं जो अपने आप, अभी सिर्फ़ इतना समझिए कि वो अपनी गति को बार-बार दोहरा रही है। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल्स हमने समझे। इस तरीके से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आवर्ती गति वो गति है जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति करती है। तो इससे ये क्या मतलब है इस चीज़ का कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, देखिए यहाँ पे जब वो थी, यहाँ से वो यहाँ तक गई, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वही गति आगे दोहरा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है उसको हम कह रहे हैं कि इसके इतने ही टाइम बाद वो अपनी गति को वापस वही गति को दोहरा रही है। जैसे यहाँ पे क्या था इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में, कि वो यहाँ से कुछ नहीं चल रही थी, फिर ऊपर चढ़ी, फिर नीचे आई, फिर ऐसे, और इसके बाद वो अपनी गति को बार-बार दोहरा रही है। तो जो ये पर्टिकुलर टाइम है, जिसके बाद वापस यही वाली गति हो रही है जो इस टाइम से पहले हुई, तो वो टाइम हो गया हमारे पास। उसको हम ख़ैर आगे समझेंगे कि उसे आवर्तकाल कहते हैं, पर उस टाइम के बाद वही वो निश्चित समय अंतराल है जिसके बाद वो अपनी गति को वापस दोहरा रही है। जैसे यहाँ पे यहाँ चढ़ी, फिर यहाँ चढ़ी, तो ये पर्टिकुलर टाइम है जब आपके हाथ में वो वापस आ गई, ये वाला। क्योंकि टाइम नीचे है एक्स अक्ष पर, तो वो जो टाइम है उसकी हम बात कर रहे हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपनी गति को वापस से दोहरा रही है, पुनरावृत्ति कर रही है अपनी गति में। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल्स तो हमने देख ही लिए। यहाँ पे घड़ी की सुइयों की गति भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुई चलती है, तो वो अपनी गति को बार-बार दोहरा रही है। अब इसके बाद हम दोलन गति को सोचते हैं। ये तो हमने आवर्ती गति के बारे में सीख लिया, ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है ऑसिलेशंस और कंपन। दोनों सेम ही लगते हैं, बट थोड़ा-सा एक माइनर सा डिफरेंस होता है। उसके बारे में हम समझेंगे कि वाइब्रेशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है। तो थोड़ा-सा सोचते हैं पहले, थोड़ा-सा चीज़ों के बारे में। एक पिंड की संतुलन अवस्था किसे कहते हैं? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये चीज़, या फिर फिज़िक्स में भी बहुत बार आ जाता है जब हम आघूर्ण की बात करते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं। तो एक रॉड होती है, हम कहते हैं कब संतुलन अवस्था में। तो ख़ैर पिंड की संतुलन अवस्था क्या होती है? जब उस पर जो सारे तरीके के फ़ोर्स होते हैं ना, मतलब उस पे कोई फ़ोर्स काम नहीं करता, जो नेट बल होता है वो ज़ीरो हो जाता है, इसीलिए वो कहीं मूव नहीं कर पा रही होगी, है ना? तो मतलब अगर कोई भी वस्तु की एक संतुलन अवस्था है, चाहे वो मूव भी कर रही थी, चलिए मान लीजिए वो यहाँ पे थी, तो उस पर कोई बल नहीं काम कर रहा है, सबसे आसान एग्ज़ाम्पल। तो अब अगर हम इसी इसी की बात करते हैं कि पिंड की संतुलन अवस्था है, तो अगर इसी संतुलन अवस्था से पिंड को विस्थापित कर दिया जाए, जैसे ये संतुलन अवस्था है जहाँ पे वो मूव ही नहीं कर रही, मैंने सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो आसान सा एग्ज़ाम्पल है वो ले लिया कि वो मूव ही नहीं कर पा रही है। तो इसके बाद हमने उसे थोड़ा-सा विस्थापित किया अगर इसकी स्थिति से, तो क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व के नियम के कारण वो उसका विरोध करती है। ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी है। तो अगर हमने पिंड को विस्थापित करते हैं, तो हमारे पास दोलन या कंपन स्टार्ट हो जाता है। पिंड की संतुलन अवस्था से अगर आपने हिलाया उसे, तो उसमें दोलन या कंपन स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं दोलन या कंपनों को हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कटोरे में रखी गेंद की संतुलन अवस्था। अच्छा, अगर आपने जो वो इस वाले एग्ज़ाम्पल में अगर आपने उस पिंड को विस्थापित किया, आपके पास दोलन या कंपन स्टार्ट हो गए, विरोध तो करेगी वो वस्तु, लेकिन अगर उसमें दोलन या कंपन जो वो करेगी, वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो मूव करने लग जाएगी, तो वो जो दोलन या कंपन है, क्या वो हमेशा करती रहेगी? नहीं, वो हमेशा नहीं करेगी, क्योंकि बाहर जो फ़ोर्स, जैसे मान लिया आपने उस पे कुछ विस्थापित करने के लिए आपने कुछ फ़ोर्स लगाया होगा,
है ना? तो उसको उसकी संतुलन अवस्था से विस्थापित किया तो कुछ फ़ोर्स लगाया। अब अगर आपने वो फ़ोर्स लगाना बंद कर दिया तो कुछ टाइम बाद वो वस्तु रुक जाएगी, क्योंकि बाहर वायु के कण उस पे घर्षण भी लगा रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ख़ैर हम इस एग्ज़ाम्पल में वापस आते हैं। जैसे कटोरे में कोई गेंद है, उसकी संतुलन अवस्था के बारे में हम सोच रहे हैं। तो कोई कटोरा इस तरीके से है, यहाँ पे कोई गेंद रखी है, मान लिया यहाँ पे, ठीक है? मैंने ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ की है बस दिखाने के लिए कि यहाँ पे रखी है, ये तली है इसकी मान लीजिए। वहाँ पे तली में रख दी। तो अगर आपने इस तरीके से उसे मूव किया, अगर आपने एक तरफ विस्थापित किया उसे, तो वो क्या करेगी? इस तरीके से वो मूव करने लग जाएगी। उन्हीं को आप कहते हैं दोलन या कंपन। अब दोलन कब कहते हैं, कंपन कब कहते हैं, उसको हम समझेंगे। तो जब आवृत्ति का मान कम होता है, तो उस गति को कहते हैं दोलनीय गति, यानी कि वहाँ पे दोलन हो रहे होंगे हमारे पास। और जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है वृक्ष की टहनी की दोलन गति। आपने वृक्ष की टहनी को हिलाया तो वो हल्की-हल्की करती है। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वो दोलन करती है, दोलन यानी कि एक ऐसे ऊपर गई फिर नीचे गई। इसके बाद वो अपनी गति को दोहरा रही है वापस। तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो जितनी ज़्यादा ऐसे-ऐसे करती है, उसकी आवृत्ति उतनी ज़्यादा। तो अगर वो कम-कम दोलन कर रही है, अपनी गति को वापस वो कम-कम बार दोहरा रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम है, उसने इस तरीके से अपनी गति दोहराई। तो अगर वो इसी पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा बार ऐसे-ऐसे कर रही है, अपनी गति को दोलन ज़्यादा कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कि आवृत्ति ज़्यादा है। लेकिन आवृत्ति का मान कम है, इसका मतलब उसके दोलनों की संख्या कम है। उस पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, जैसे मान लिया मैं बोल रही हूँ कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में वो कम दोलन कर रही है, हल्की-हल्की हिल रही है, क्योंकि कम दोलन हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि दोलन कम हो रहे हैं। और अगर उसमें दोलन ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि वो तेज़, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा दोलन हो रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा वो अपनी गति को दोहरा रही होगी, तो उसको हम कहते हैं फिर कंपन या काल्पनिक गति। उसकी गति को कहते हैं काल्पनिक गति, और इसको जो वो कर रही होती है उसको दोलन नहीं, फिर हम कंपन कहते हैं, ठीक है? अगर आवृत्ति का मान ज़्यादा हो जाए, जैसे किसी संगीत वाद्य के तार का कंपन, वो आप गिटार के तार को हिलाई तो वो टंग 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 आवाज़ देता है, तो वो जो गति है उसकी तेज़ जो है वो वाइब्रेशंस है, वो कंपन है। बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस है इनमें, बाकी आप सेम भी कह लेते हैं कई बार इनको, पर ये जस्ट थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। तो हम यहाँ से एक कन्क्लूज़न निकालते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कन्क्लूज़न है कि जो प्रत्येक दोलन गति यानी कि प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, उसको हम आवर्त गति कह सकते हैं या आवर्ती गति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, जब मैंने आपको कहा कटोरे में रखी गेंद है, आपने उसको विस्थापित किया, तो वो इस तरीके से मूव करने लग जाएगी। यानी कि वो अपनी गति को बार-बार दोहरा रही है। जब तक कि आपने उसपे कोई मतलब जब तक कि आपने फ़ोर्स हटा दिया और बाहर का जो जितने भी फ़ोर्स हैं, फ्रिक्शन है, जो भी है, उन्होंने उसे रोक नहीं दिया, तब तक वो करती रहती है दोलन। मतलब वो करती रहती है, यानी कि बार-बार दोहरा रही है, और दोहरा रही है तो कौन-सी गति होगी? आवर्त गति होगी। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हर एक ऑसिलेशन जब हो रहा है, ऑसिलेशन को हम एक तरीके से अभी डिफ़ाइन करेंगे भी, पर जो कटोरी में रखी गेंद ऐसी थी, यानी कि वो इस तरीके से थी, वो अपनी गति को ऐसे-ऐसे दोहरा रही थी, है ना? वो इस तरीके से जो वो दोहरा रही थी अपनी गति को, उसको हम दोलन गति कह रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर जहाँ पे वो रखी थी संतुलन अवस्था, उसके इधर-उधर वो अपनी गति को कर रही थी। उसको हम कहते हैं, जो उसकी पर्टिकुलर अवस्था थी, उसको हम माध्य स्थिति भी बोलते हैं, जो उसकी संतुलन अवस्था थी, जहाँ पे वो बीच में थी। उसके इधर-उधर वो दोलन कर रही थी। इसका मतलब दोहरा रही थी, तो उसको हम कहते हैं आवर्त गति। इसका मतलब प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, ठीक है? लेकिन क्या प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति होती है? तो वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आवर्त गति, जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं, इसका मतलब वो दोहरा तो रहे हैं अपनी गति को, आवर्ती गति कर रहे हैं, लेकिन वो दोलन गति नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी माध्य स्थिति के एक ओर इस तरीके से इधर-उधर गति को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ऐसा मोशन नहीं कर रहे। उस टू एंड फ्रो मोशन को, क्योंकि हमने देखा जैसे कटोरी में रखी गेंद थी, वो एक टू फ्रो मोशन कर रही है, यानी कि अपनी इधर-उधर जो मूव कर रही है एक साम्य अवस्था के इधर-उधर, वो ऐसे ग्रह नहीं कर रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं बस, और फिर दोहरा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, इस तरीके से। तो वो दोलन गति नहीं होती है। मतलब हर एक आवर्त गति हो सकती है, पर सारी नहीं हो सकती। ठीक है? ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और दोलन गति को एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं कि यदि मतलब आवर्त गति यानी कि जो कोई भी वस्तु अपनी गति को दोहरा रही होगी, वैसी वस्तु अगर किसी निश्चित बिंदु के इधर-उधर गति करते हैं, जैसे हमने एक कटोरी में रखी गेंद की गति को देखा था, वो निश्चित बिंदु उसकी साम्य स्थिति जहाँ पे वो स्थिर था बिल्कुल, और फिर उसके इधर-उधर वो गति कर रहा था। तो एक निश्चित पथ पर वो गति करती है उसको, और ये इधर-उधर का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको। ठीक है? इसका अंतराल हम ऐसे करके कुछ बना सकते हैं, जैसे मान लिया ये हम यहाँ पे कोई वस्तु थी, वो यहाँ आ गई,
फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई। यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से, फिर ये रुकेगी नहीं, ये तो मैं दिखाने के लिए कह रही हूँ। फिर ये वापस इधर जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ। तो वापस अपनी गति को दोहरा रही है और एक निश्चित बिंदु के इधर-उधर टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको कहते हैं हम दोलन गति। ठीक है? इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे हम इसी के से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, वस्तु की एक और गति होती है, उसे कहते हैं सरल आवर्त गति। आवर्त गति से ही रिलेटेड होती है। इसमें बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है कि होती तो ये एक ऑसिलेशन का ही टाइप होता है, एक दोलन गति का ही टाइप होता है कि एक माध्य स्थिति उसके इधर-उधर। लेकिन माध्य स्थिति के इधर-उधर जब वस्तु गति करती है, तो उस पर जो हमेशा फ़ोर्स की डायरेक्शन होती है, वो एक तो इधर की तरफ होती है, यानी कि जैसे वो इधर गई, तो इधर की तरफ होगी साम्य स्थिति की ओर, फिर वो इधर गई, तो फिर इधर की तरफ फ़ोर्स की डायरेक्शन होगी और जो फ़ोर्स लगता है उस मतलब दोलन गति पे, मतलब दोलन गति करने वाली वस्तु पे, वो जो फ़ोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के। इसके बारे में हम समझेंगे, पर जनरल आइडिया ये समझिए कि ये ऑसिलेशन का ही एक टाइप होता है। ठीक है? इतना समझने के बाद एक और चीज़ कि क्या दोलन करने वाली वस्तु सदैव दोलन करती रहती है? इसका जवाब तो मैं दे चुकी कि बाहर के, अगर आपने फ़ोर्स लगाना बंद कर दिया तो बाहर के कुछ ऐसे फ़ोर्सेज़ हैं जो लगते हैं, जैसे घर्षण का फ़ोर्स है या वायु के कण हैं वो उसको रोक देते हैं। इसीलिए तो आप लैब में जाते होंगे, आप दोलन करती हुई वस्तु को ऐसे-ऐसे करके आते होंगे, अगले दिन वो चुप हो जाती है, यानी कि ऐसे हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ़ोर्सेज़ लग रहे हैं, जो उसको रोक देते हैं, इसलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जनरल जो डेफ़िनेशंस हैं उनको हमने सीखा। तो आज हमने डिस्कशन किया किस चीज़ पर? सबसे पहले तो अनावर्ती गति और आवर्ती गति के बारे में हमने सीखा कि जहाँ पे दोहराना हो गया, पुनरावृत्ति हो गई, पुनरावृत्ति हो रही है किसी भी चीज़ की, तो वो आवर्ती गति है। ये रैंप पर चढ़ते हुए कीट का एग्ज़ाम्पल हमने सीखा, 2 एग्ज़ाम्पल और सीखे थे और कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में हमने सीखा था। फिर दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में सीखा कि पिंड को जब आपने उसकी संतुलन अवस्था से विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित करने के बाद दोलन या कंपन हमारे पास उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है? तो ये दोलन या कंपन हमारे पास जो उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि दोलन क्या है, कंपन क्या है, थोड़ा-सा डिफरेंस के साथ। हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू उसको समझा, कटोरी में रखी गेंद के थ्रू, और फिर उसकी डेफिनेशन को हमने कहा। याद रखेंगे कि एक निश्चित बिंदु और उसके तरफ, जिसको हम साम्य स्थिति भी बोल रहे हैं, उसके इधर-उधर एक निश्चित पथ पर गति, और उस गति को हम टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं क्योंकि वो इधर-उधर गति कर रही है। ठीक है? तो बस एक निश्चित बिंदु, उसके इधर-उधर टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है? इतना ध्यान रखना है। और फिर सरल आवर्त गति तो इसी का एक टाइप है, वो हम अगली पार्ट 2 वीडियो में सीखेंगे खैर। और दोलन गति करने वाली वस्तु के दोलन में क्षय होता है, क्षयकारी बलों के कारण अवमंदन की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने लास्ट में ही सीखा है, उससे पहले में सीखा कि हमेशा वो वस्तु दोलन नहीं करती है, कुछ बल हैं चारों तरफ जो उसकी गति में क्षय करते हैं। ठीक है? और अगली कक्षा में, यानी कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे आवर्तकाल, आवृत्ति। थोड़ा-सा मैंने आवर्तकाल के बारे में आज भी समझाया, थोड़ा डिटेल में उसको और से सीखेंगे, और एक और टॉपिक है विस्थापन समय फलन के रूप में, उसको हम सीखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।